नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। तो आज से मॉनसून सत्र शुरू हो गया। हालांकि मोदी जी और भाजपा इसको विजयोत्सव सत्र बोल रहे हैं। मतलब हर काम में, हर चीज़ में कुछ लोगों का ध्यान बटा दो और मुख्य बात से किसी भी तरह से भटकाओ उनको। मोदी जी तो विदेश चले। जो फकीर है अपने देश का, वो तो झोला लेके विदेशी घूमता रहता है। लेकिन आज मैं 4-5 मंत्रालय की बात आपसे करूंगा और फिर प्रधानमंत्री की बात करूंगा कि क्या आप कुछ प्रश्न हैं, कहीं 3-4 मैं बहुत प्रमुख प्रश्न हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। क्या पूछें, क्या बात करें, कहाँ से शुरू करें, ये समझ ही में नहीं आएगा आपको। लेकिन मैं इस सारे उसमें 5 प्रमुख मंत्रालय जिसके इर्द गिर्द पूरे देश की व्यवस्था चलती है, चाहे वो हमारी रक्षा व्यवस्था हो, गृह हो, सामाजिक ताना बाना हो, वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। उन 5 मंत्रालयों की हालत जरा देख लीजिए एक बहुत ब्रीफली, कि क्या वो इस स्थिति में है कि वो जवाब दे पाएँ, क्या वो इस स्थिति में है कि वो ये कह पाएँ कि हमारे मंत्रालय ने बहुत अच्छा काम किया, या ये 5 प्रमुख मंत्रालय कुल मिला के पूरी तरह से असफल साबित हुए हैं। शुरुआत करते हैं रक्षा मंत्रालय से। रक्षा मंत्रालय में आपने अभी देखा, सबसे पहली बात यह है कि ये जो पाकिस्तान के साथ एक हमने युद्ध किया मई महीने में, वो युद्ध क्यों किया? किसी के पास आंसर है क्या? लोग कहेंगे कि युद्ध इसलिए किया क्योंकि पाकिस्तान से आतंकवादी आए और आके उन्होंने भारत में पहलगाम में 26 लोगों की हत्या की और उनको सबक सिखाने के लिए हमने ये युद्ध किया। ठीक है, सबक सिखाने का उद्देश्य क्या था? कि उनके आतंकी अड्डों को तहस नहस कर देना। क्या आपने आतंकी अड्डों को तहस नहस कर लिया? क्या आप, मतलब मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, आप एक किसी चीज़ का भी पर्पस होता है, क्या वो पर्पस अचीव हुआ? नंबर 1। नंबर 2, ऐसा साफ साफ था कि जब युद्ध शुरू हुआ उसके 2-4 दिन बाद भारत की सेना का अपर हैंड था। उस समय एकदम से आपने सीज फायर क्यों किया? क्या इससे सेना का मनोबल नहीं टूटता है कि एक ऐसी पॉलिटिकल लीडरशिप यहां बैठी हुई है जो अपनी सेना के हित की जगह वो कहीं बाहर से द्वारा संचालित हो रहा है उसका नेतृत्व? तो पहली चीज तो एक रक्षा मंत्रालय के उसमें ये आई। दूसरी, हाल के दिनों में बिल्कुल साफ हो गया है कि चीन की सीमा हमारी कितनी सुरक्षित है। सेना की दृष्टि से हम एक बहुत ही मुश्किल दौर में गुजर रहे हैं, जहां पे चीन की सीमा का सबको पता था क्या क्या है, क्या दिक्कतें हैं। लेकिन अब ये एक नया शुरू हो गया है कि ना कोई घुसा था ना कोई घुसेगा। और इस प्रेमाइसिस के साथ साथ आप लगातार अपनी 56 इंच का सीना दिखाते रहिए कि नहीं नहीं यहाँ तो सब ठीक है। क्या सब ठीक है? गलवान के समय जब 2020 में जब वो घटना हुई, हमारे सैनिक शहीद हुए, तो वो जो स्टेटस थी, स्टेटस को एंटे बोलते थे, वो जो यथा स्थिति, क्या वहाँ तक हम पहुँच पाए? हम कई राउंड ऑफ बात कर रहे हैं ये सब, या चीन हमारे क्षेत्र में आके बैठ गया? क्या पेमा खांडू जब ये कहते हैं, बीजेपी के अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, कि चीन ने जो बफर जोन है उसमें परमानेंट कंस्ट्रक्शन कर रखा है, तो क्या ये सही है? क्या चीन जो ब्रह्मपुत्रा के ऊपर एक बड़ा बांध और बिजली की परियोजना बना रहा है, जिससे पेमा खांडू बार बार कह रहे हैं उससे भारत को बहुत खतरा है, तो क्या वो हम सुरक्षित है हमारी वो सीमा? मैं ये एक चीज और कहूंगा, इस पूरे युद्ध में ये रक्षा मंत्रालय से पूछना है, फायदा सबसे ज्यादा किसका हुआ? मेरे हिसाब से सारे देशों ने अपने अपने जो हथियार वो भारत को, पाकिस्तान को सप्लाई कर रहे थे, सबने अपने अपने हथियार टेस्ट किए। और एज अ टेस्टिंग ग्राउंड मेरे हिसाब से चीन को इससे ज्यादा फायदा ही नहीं हुआ। चीन के हथियार को उसने टेस्ट किया और उसने एस्टैब्लिश किया कि वो बेटर हथियार है, क्योंकि एक चीज का लेखा जोखा देने से सरकार बच रही है। युद्ध में क्या खोया क्या पाया,
हमारे कितने जवान शहीद हुए, कितने हताहत हुए, कितने वहाँ युद्धबंदी बनाए गए, हमने क्या खोया, उनका क्या खोया, ये सरकार जवाब देना ही नहीं चाहती है। तो आप कुछ बोलते रहिए, आप ट्रम्प से आप सुनते रहिए, ट्रम्प बताते हैं कि यहाँ 4-5 जेट प्लेन गिराए गए, किसके गिराए गए, हमारे गिराए गए, उनके गिराए गए, इस पे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और सबसे अंत में रक्षा मंत्रालय के लिए जो सबसे ज़्यादा चिंता की बात है कि भारत की रक्षा के तीनों अंग, नौसेना, नभसेना और थल सेना, कंसर्न है इस बात से। कैप्टन शिव कुमार विदेश में जब एक सेमिनार में जाते हैं, नेवी के बड़े अफसर, मतलब कर्नल लेवल के अफसर, वहाँ वही कहते हैं कि भारत ने जब अभी ये युद्ध पाकिस्तान से किया तो उस युद्ध का नेतृत्व चूँकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था, इसलिए हमारे हाथ बंधे हुए थे। क्या ये ठीक स्थिति है? भारत के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह जब ये कहते हैं कि इस युद्ध का पाकिस्तान की तरफ से संचालन चीन कर रहा था, तो ये क्या ठीक स्थिति है? जब वही लेफ्टिनेंट जनरल सिंह कहते हैं कि पाकिस्तान में पिछले 5 साल में 81% जो हथियार, टोटल हथियार आए हैं उसका 81% केवल चीन ने सप्लाई किया है, तो क्या हमारे लिए आराम से बैठने की चीज़ है? और हमारे एयर चीफ मार्शल सिंह जो हैं, वो CII की कॉन्फ्रेंस में राजनाथ सिंह जी जब डायस पे हैं तो उनको जब ये पूछते हैं कि हमारे जो हमारे हथियार बनाने वाले डिपार्टमेंट हैं वो टाइम से नहीं बना पाते हैं, आयुध में लैक्सिटी है, कोई टाइम पीरियड नहीं है, और उन सब रक्षा जो PSUs हैं वो रक्षा मंत्रालय के अंदर आते हैं। किसकी जवाबदेही है? हर एक आदमी अपनी क्या बोले। तो ये तो हुआ रक्षा मंत्रालय का रेखा जोखा। अब आ जाइए गृह मंत्रालय। मैंने रक्षा मंत्रालय का सबसे पहले इसलिए जिक्र किया कि टेक्निकली वो नंबर 2 बोले जाते हैं इस मंत्रिमंडल में। प्रधानमंत्री के बाद राजनाथ सिंह जी का नंबर 2 रहता है। गृह मंत्रालय कहने को तो सब सर्वे सर्वा वो, गृह मंत्रालय की तो जो मार्कशीट है उसमें आपको लगता है कि वो कुछ चीज़ों में जिस बुरी तरह से फेल हुए हैं, पहलगाम में जब वो फेल हुए हैं तो पुराना रिपोर्ट कार्ड भी याद आ गया है। याद आ गया है कि पहलगाम में आज तक आप कौन आतंकी आज तक पकड़ नहीं पाए, कब आए, कैसे आए, कौन के जिम्मेदार, ये आज तक नहीं हुआ है। वहाँ पे मनोज सिन्हा ने ज़रूर कह दिया है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, कि यह साहब मेरी जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारी है तो उनको पाले क्यों हुए हैं? तो आप जिम्मेदारी से क्यों भग रहे हैं? मेरे हिसाब से जिम्मेदारी खास करके गृह मंत्रालय की इसलिए भी है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से जम्मू कश्मीर का पूरा जो सुरक्षा व्यवस्था है वो गृह मंत्रालय के पास है, तो वो फेल हुए हैं। कश्मीर एज सच में, कश्मीर का पूरा संचालन गृह मंत्रालय से होता है। जम्मू कश्मीर का निर्वाचित मुख्यमंत्री को घर में नज़रबंद कर लिया जाता है, और फिर वो जब फातिया पढ़ने अपने कब्रिस्तान जाना चाहता है तो उसको दीवार फांद के जाना पड़ता है। ये फेल्योर है गृह मंत्रालय का। कोई प्रश्न पूछ रहा है, और एक प्रश्न तो ऐसा कर दिया गया है कि उसको कहीं ऐसा दबा के रखा गया है कि उसके बारे में कोई बात न करे, वो मणिपुर गृह मंत्रालय को हरदम आंख दिखाता रहेगा जब तक वहाँ पीछे, क्योंकि ये पूरी तरह से गृह मंत्रालय का किया दिया है। ये खुद गए थे वहाँ भाई, 2 मंत्रालय का रेखा जोखा बात कर सकते हैं, अपने मंत्रालय में किसी के लिए भी बात आके संसद में कर सकते हैं। अब आ जाइए विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय का तो कहना ही का, ये तो ऐसा लग रहा है कि ये सब्जेक्ट तो ऐसा है जिसमें मतलब पासिंग मार्क्स छोड़ दीजिए, इसमें तो इतना बुरा किया है कि इस समय तो लोगों लग रहा है ना कोई विदेश नीति है ना कोई विदेश मंत्रालय है। जो राहुल गांधी का अंदेशा था, इनकी लचर और खराब नीति के चलते आज पाकिस्तान और चीन को हमने एक साथ जोड़ दिया है, और ये सबसे बड़ी विफलता इस विदेश नीति की है, जहाँ पे हमारे विदेश मंत्री चीन में जाके बता रहे हैं कि साहब हमारे बहुत हम लोगों के संबंध सुधरे हैं, और उससे 4 दिन पहले भारत का डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी कह रहा है कि चीन
सुपरवाइज कर रहा है, चीन सारे हथियार दे रहा है पाकिस्तान को। ये जाके वहाँ ये कह रहे हैं। विदेश मंत्रालय का एक और जो बड़ा फेल्योर, अमेरिका जिस तरह से आप भारत की बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रहा है, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए, जो ट्रंप हैं वो बाली दुनिया भर के जगह वो अपना ट्रेड टैक्स लगा रहे हैं, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन जिस तरह से भारत में डिपोर्ट किए गए थे लोग, मोदी जी अमेरिका गए उससे जस्ट 2-4 दिन पहले, और मोदी जी जब अमेरिका छोड़ के आ रहे थे उसके तुरंत साथ में हथकड़ी बेड़ी लगा के भारत के लोगों को डिपोर्ट किया गया था, सिर्फ बेइज्जत करने के लिए। कोई प्रोटेस्ट बोला, एक शब्द मुंह से कहीं बोलने की हिम्मत हुई, फिर वही चुप्पी। विदेश मंत्रालय ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि आपकी सारी नीति इतनी गड़बड़ हुई है कि आज आप बिल्कुल अलग थलग हैं, आपके साथ कोई आपका मित्र नहीं रह गया है, और खास करके आपके जो पड़ोसी देश हैं उसमें कहीं से भी कोई भी देश के साथ अब वो आपके साथ नहीं खड़ा है, आप बिल्कुल अलग हैं। विदेश मंत्रालय को अगर रैंकिंग की जाएगी तो इससे बुरा मंत्रालय, इससे बुरी तरह से चलाने वाला मंत्रालय जिससे देश को खतरा है, कोई नहीं है। अब जरा वित्त मंत्रालय की भी बात कर लीजिए, क्योंकि निर्मला सीतारमण जी, इनके जो 4-5 रत्न हैं उसमें एक ये भी, राजनाथ सिंह साहब, अमित शाह साहब, एस जयशंकर साहब, निर्मला सीतारमण। सेबी का घोटाला अभी आ गया ना, वो जेन स्ट्रीट जो है एक ऑप्शन ट्रेडिंग वाली कंपनी अमेरिकन है, 36,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया प्रॉफिट मिलेगा। ये घोटाला कितने का हुआ है? कोई कह रहा है 46,000 का है, कोई 50,000 का है, 36,000। सेबी अपने एडमिटेड उसमें है, सेबी एडमिट कर रही है कि हाँ इतना ले गए हैं। ये वित्त मंत्रालय का हाल है। वित्त मंत्रालय में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है कि जो फ्रॉड नंबर 1 है उसका नाम अनिल अंबानी है। फ्रॉड बोल रहा है एसबीआई। उनको लोन पे लोन और दिए जाइए, उनको क्या क्या रक्षा सौदे से लेके सब दीजिए। ये फेल्योर नहीं है वित्त मंत्रालय का। और इस सेशन में शायद आईटी एक्ट आ रहा है। बजट में इतना घुमा के जलेबी बना दिया गया है। बजट इस साल का नहीं आता है, बजट अब आता है कि 1947 तक का बजट हम दे रहे हैं। अरे 2047 तक का, माफ कीजिएगा, अगले 22 साल का बजट। मतलब कोई बजट आंकड़ा, कोई वो जैसे जो मनाए उसको वैसे कर दो। कहाँ क्या चल रहा है किसी से कोई मतलब नहीं है। एक मंत्रालय और जरूरी है क्योंकि वो इनका खास मंत्रालय है, वाणिज्य मंत्रालय। पीयूष गोयल साहब अमेरिका जाना, ये जा रहा, बिल्कुल खास आदमी। यूएस की जो ट्रेड रेट की वो बात कर रहा है, उससे भारत क्यों घुटनों पे बैठा हुआ है ये नहीं मालूम है, लेकिन वो हमारे फेवर में नहीं होने जा रहा है। अमेरिका को हम ट्रेड सरप्लस थे, हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते थे, इंपोर्ट कम करते थे। अगली साल की फिगर आ जाएंगी, अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और उसी तरह से चीन का भी दूध का दूध पानी का पानी होगा कि जहाँ पे हमारा ट्रेड डेफिसिट, चीन से हम सामान मंगाते थे, थोड़ा सामान भेजते थे, लेकिन अब हम सामान कई गुना ज़्यादा मंगाने लगे हैं और हमारा सामान जो भेजते थे उसमें कमी आ रही है। ये आपका वाणिज्य मंत्रालय है। और उद्योग का कहना है क्या, सिर्फ बेवकूफ़ बनाना, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, वो केवल असेंबल इन इंडिया है। भारत में कुछ नहीं बनता है। बेवकूफ़ बनाने के लिए आप कुछ भी करते रहिए। सब आप बाहर से सामान लाते हो, खास करके चीन से लाते हैं, यहाँ पे उसको फिट करते हैं, केवल असेंबल करते हैं, ठप्पा लगा के उसको मेक इन इंडिया कर देते हैं। टोटल फेल है। ये 3-5 विभाग मैंने बताया। अब 3-4 चीज़ें और जो मुझे लगता है कि जिसके लिए मोदी जी को ये जवाब देना होगा, क्योंकि इन सबके अगुआ मोदी जी हैं। और मोदी जी का जो इस समय सामने आ गया है कि कितने विफल हो रहे हैं किस तरह से, मैं 3-4 छोटे छोटे उदाहरण आपको दे दूंगा। उदाहरण नंबर 1, अमेरिका रोज आपकी बेइज्जती करता है, रोज कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, सीज़फायर मैंने कराया था, तुम लोगों को मैंने हड़काया, तुम लोगों को मैंने कहा कि ठीक से बिहेव करो और तुमने सीज़फायर किया। रोज कहता है। आप उसमें जवाब क्यों नहीं देते हैं? क्यों अमेरिका से इतना ह्यूमिलिएट होता है भारत रोज? दूसरा, ये आप जो चुनाव मतदाता सूची में हेराफेरी कर रहे हैं बिहार में, उससे आपका वो चारा नहीं आ रहा है कि ये आप चुनाव को लेवल प्लेइंग फील्ड और
निष्पक्ष नहीं रहने देना चाहते हैं। चुनाव आयोग के माध्यम से सारे चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको प्रदूषित नहीं, उसको टोटल कैप्चर किया जा रहा है। इट हैज बीन ऑलरेडी हाईजैक। अहमदाबाद में एक विमान दुर्घटना होती है, तरह तरह की बातें तो बहुत तरह की आ रही हैं, कहीं नहीं जा सकती हैं। उसके बारे में क्या कहना है? उसके बारे में आपने तो सारे एयरपोर्ट की जो टेक्निक वो सब देख रेख है वो तो अडानी जी को दे दी है। आपने तो टर्की को भी बताया कि नहीं ये है, इसको निकाल बाहर करो। एयर इंडिया के विमान तो आपने बेचे हैं, क्या वो विमान सुरक्षित हैं? आए दिन रोज हो रहा है कि आज भी हुआ, आज बंबई में वो कहीं फिसला और क्या क्या उसकी हालत हो गई। कुछ हो रहा है। आपको तो विदेश में घूमने से फुर्सत नहीं है, आप केवल भाग भाग के विदेश जा रहे हैं और कि वहाँ का सर्वोच्च सम्मान, यहाँ का सर्वोच्च सम्मान, और वो भी आपको एक नंबर का सम्मान नहीं दे रहे हैं। घाना, साइप्रस, ये सब लोग आपको दो दो नंबर के, मतलब उनका जो राष्ट्रीय सम्मान है उसमें कहीं 2 नंबर का कोई, मतलब आपको सर्वोच्च सम्मान नहीं दिया जा रहा है। और आप कहते हैं 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। 140 करोड़ लोगों का असम्मान कर रहे हैं। ये वापस कर देना चाहिए इसको। और दूसरा 2-3 चीजें, अब आपकी आंतरिक कलह, आपके यहाँ जो अंदर कुश्ती चल रही है वो तो उसके बाहर आ रही है, उसकी वजह से देश सफर कर रहा है। आप बीजेपी का अध्यक्ष बना नहीं पा रहे हैं। आरएसएस आपको एक तरफ कह रहा है कि 75 साल वो करो, उस पर आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। पूरी तरह से खींचतान है। बिहार में एनडीए की बैठक हो रही है, वहाँ मंत्री एक दूसरे से भिड़े पड़े हैं, वहाँ कौन कहाँ क्या हो रहा है ये आप दिख रहा है। तो मोदी जी, इट इज़ हाई टाइम, फेस द पार्लियामेंट, आइए अपनी बातें कहिए, स्पष्ट वो करिए। और विपक्ष आपका दुश्मन नहीं है, भारतीय प्रेस आपकी दुश्मन नहीं है। हम सब लोगों का आपसे यही आग्रह है कि लोगों की बात सुनिए, कोर्स करेक्शन कीजिए, नहीं तो जिस तरह से आप देश को जिस डायरेक्शन में और जिन लोगों के साथ ले जा रहे हैं वो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।